everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss some important terms of teaching aptitude which were generally asked in your NT-NET examination. Okay. Basically this is a requested video and I am going to discuss these all topics in detail. Okay. So let us start our video. आइडियलिज्म क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होते हैं हमारे. आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिस्ट, है ना, बिहेवियरलिज्म, गैस्टर्ड फिलॉसफी, इलेक्टिक फिलॉसफी, ये सब इन यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में. तो मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इन पे आप थोड़ा सा वीडियो बना दें. ठीक है, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है. ठीक है, हम इसे डिस्कस करते हैं. आइडियलिज्म क्या होता है. देखिए, आइडियलिज्म एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ की आइडिया से रिलेटेड है ना, हमारे माइंड से और हमारे खुद के सेल्फ से रिलेटेड है. हमारे जो माइंड में थॉट आते हैं, खुद से जो हमारे माइंड में थॉट आते हैं, दैट इज़ योर आइडियलिज्म, है ना. और आइडियलिज्म की अगर क्रक्स बताऊं तो आइडियलिज्म में यही है कि रियल नॉलेज जो है, रियल नॉलेज जो हम परसीव करते हैं अपने माइंड में, जो हम रियल नॉलेज इकट्ठा करते हैं अपने माइंड में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस. मतलब इन्होंने आइडियलिज्म में फिलोसोफर ने ये माना है कि जो हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं, है ना, जो हम अपनी नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने परसीव करते हैं माइंड में, वो वाली नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम अपने सेंसेस से गेन करते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसे पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है आइडियलिज्म. द वर्ड आइडियलिज्म हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम आइडियल. आइडियल से बना है आइडियलिज्म. इट इज़ बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ. माइंड और सेल्फ से रिलेटेड है. विच इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म, है ना, जो एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट है ना. अब अगर हम बात करें, द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज अ सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड, है ना. ठीक, यूनिवर्सल माइंड या फिर गॉड, वो क्या है, सेंट्रल में है, केंद्र बिंदु में है. किस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए. अब जब गॉड है या माइंड है, पूरी दुनिया को समझने के लिए वो सेंटर है. ठीक है, ये बोल रहे हैं. गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन. ईश्वर सभी क्रिएशंस का सोर्स है. ठीक, एंड नॉलेज, स्पिरिट एंड माइंड कंस्टिट्यूट रियलिटी. और जो हमारी नॉलेज है, ज्ञान है, स्पिरिट है, जो हमारी माइंड है, वो रियलिटी बताता है, रियलिटी दर्शाता है. ओके, या शो करता है या समझाता है हमें. ओके, वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट, इटर्नल एंड अनचेंजिंग. वैल्यूज़ जो होती हैं एब्सोल्यूट होती हैं, ठीक है, इटर्नल होती हैं और नॉन चेंजिंग होती हैं. ठीक, क्रक्स आप याद रखिएगा, रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन माइंड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. रियल नॉलेज जो हम अपने दिमाग में परसीव करते हैं या फिर जो हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि जो हम नॉलेज गेन करते हैं अपने सेंसेस से. ठीक है, मैन हैज़ अ सुपीरियर नेचर दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल कल्चर. मैन का सुपीरियर नेचर होता है जो एक्सप्रेस किया जाता है इंटेलेक्चुअल कल्चर, मोरालिटी और रिलीजन के बेसिस पे. इसको सपोर्ट करने वाले फ्रॉबेल, कैंट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, सर अरबिंदो. ठीक, ये इसको सपोर्ट करने वाले कुछ हम बोल सकते हैं फिलोसोफर थे. ठीक है, तो आइडियलिज्म आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. क्रक्स आप याद रखिएगा, आइडियलिज्म में मैंने यही बताया आपको, रियल नॉलेज जो हम अपने माइंड में परसीव करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ना कि जो हम अपने सेंसेस से गेन करते हैं. ओके, दूसरा देखिए नेचुरलिज्म क्या होता है. ठीक, नेचुरलिज्म पे हम आते हैं. कॉन्ट्ररी टू आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म इज अ फिलोसफी दैट बिलीव्स नेचर अलोन रिप्रेजेंट द इंटायर रियलिटी. जो हमारे नेचुरलिज्म है ये कंट्ररी है, किसके कंट्ररी है, आइडियलिज्म के. आइडियलिज्म में क्या बोला था कि माइंड जो है वो हमारा क्या करता है, नॉलेज को
परसीव करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बल्कि जो हम अपने सेंसेस से गेन करते हैं। नेचुरलिज्म क्या बताता है? नेचुरलिज्म इसका कंट्रेरी है। नेचुरलिज्म बताता है कि नेचर अलोन रिप्रेजेंट द इंटायर रियलिटी। नेचर ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो इंटायर रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये हमारा नेचुरलिज्म बताता है। ह्यूमन लाइफ एक पार्ट है नेचर का। इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी विद इट्स ओन मैटर। ओके, natural force and natural law emphasis is on matter and the physical world and does not believe in spiritualism and supernaturalism। देखो, जो नेचुरलिज्म है इसमें इन्होंने बोला है कि नेचर ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जो रियलिटी या तथ्यता को दर्शाता है। ह्यूमन नेचर का पार्ट है। ठीक, ह्यूमन सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ सक्षम है, सेल्फ सक्षम एंटिटी है। हाँ, अपने ओन एनवायरनमेंट से, अपने नेचुरल फोर्सेस से, अपने नेचुरल लॉज से, ठीक है। और फिजिकल वर्ड जो है वो बिलीव नहीं करता है स्पिरिचुअलिज्म में और सुपर नेचुरलिज्म में। आइडियलिज्म में क्या था? वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म का ही पार्ट था। ठीक, नेचुरलिस्ट का अगर क्रक्स हम बोलें तो ये है आवर सेंसेस आर द गेटवे टू नॉलेज। मतलब उसका कंट्रेरी है ना, कंट्रेरी सारे रिलेशन पढ़े हैं ना, तो आप यही समझिए कंट्रेरी उल्टा रिलेशन है ना। आवर सेंसेस आर द गेटवे टू नॉलेज। हमारे सेंसेस जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो गेटवे हैं नॉलेज का, एक तरह से गेटवे हैं, द्वार हैं। ठीक है, एंड नेचर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। नेचर जो है हमारा नॉलेज का एकमात्र सोर्स है, या नेचर हमारे नॉलेज का सोर्स है। माइंड सबऑर्डिनेट है नेचर के। माइंड के क्या है? सबऑर्डिनेट है नेचर के। इडक्टिव प्रोसेस मस्ट बी प्लेजरेबल एंड सेट इन नेचुरल सराउंडिंग। जो एडुकेटिव प्रोसेस है वो एक प्लेजरेबल होना चाहिए, खुशनुमा माहौल होना चाहिए और नेचुरल सराउंडिंग में सेटअप होना चाहिए। तो नेचुरलिज्म आपको समझ में आ गया है, कंट्रेरी आइडियलिज्म के। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिज्म और सुपर नेचुरलिज्म में बिलीव नहीं करता है फिजिकल वर्ल्ड। और जो इसमें बोला गया है कि नेचर अलोन इंटायर रियलिटी को बताता है, ह्यूमन बीइंग इसका पार्ट है, सेंसेस हमारे गेटवे हैं नॉलेज के लिए, और नेचर क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, माइंड सबऑर्डिनेट है। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके जो हम बोल सकते हैं सपोर्टर थे वो टैगोर, रूसे और हर्बर्ट स्पेंसर थे। ठीक है, थर्ड प्रैग्मेटिज्म, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिज्म इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स प्रैक्टिस और एक्शन। प्रैग्मेटिज्म एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब प्रैक्टिस या फिर एक्शन है। हेयर द की वर्ड इज यूटिलिटी। इसका मतलब, इसका की वर्ड जो है वो यूटिलिटी है। इससे आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि whatever is useful is good and whatever is good is useful। जो कि यूज़फुल है हमारे लिए वो अच्छा है, और जो अच्छा है वो यूज़फुल है। तो यूटिलिटी इसका क्रक्स है, इससे आप इसे याद रख सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। मतलब प्रैग्मेटिज्म में हम तथ्यों पे भरोसा करते हैं। ठीक है, तथ्यों पे। प्रैग्मेटिज्म फोकस ऑन द एक्टिविटी, जस्ट अ मिनट। प्रैग्मेटिज्म फोकस ऑन द एक्टिविटी और डूइंग। प्रैग्मेटिज्म फोकस करता है एक्टिविटी पे, करने पे, है ना। कोई प्रक्रिया हम करते हैं, कुछ करके सीखते हैं, कोई एक्टिविटी बच्चे करते हैं। ठीक, दे आर नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लाइफ। कोई भी यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है लाइफ की। ट्रुथ इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ट्रुथ कब क्रिएट होता है? जब हमारे कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस से। ठीक, ह्यूमन आर एक्टिव बीइंग एंड हैव द एबिलिटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ह्यूमन एक एक्टिव बीइंग है, ह्यूमन बीइंग्स एक्टिव बीइंग्स हैं, है ना। उनके अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। किसके थ्रू? लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक मेथड। मतलब आप एक्टिविटी करके यहाँ ह्यूमन बीइंग सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब भी कर रहे हैं ना एक्टिविटी। दे आर डूइंग एक्टिविटी, है ना। और साइंटिफिक मेथड्स वो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसे सपोर्ट किया जॉन डीवी ने, किलपैट्रिक ने, मीड ने और कुछ और फिलोसोफर थे। ओके, तो प्रैग्मेटिज्म से आपको समझ में आ गया होगा। यूटिलिटी से आप याद रखिए, वॉट एवर इज़ यूजफुल इज़ गुड एंड वॉट एवर इज़ गुड इज़ यूजफुल। प्रैग्मेटिज्म बिलीव करता है एक्टिविटी पे, ओके, या फिर डूइंग पे। 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। चौथा पॉइंट है कंस्ट्रक्टिविज्म।
द लर्नर एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज, लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। लर्नर क्या करता है, नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है अपने दिमाग में, एक्टिवली, है ना, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है अपने नॉलेज को। ओके, जीन पियाजे और ब्रूनर बिलीव करते हैं कि लर्निंग इन्वॉल्व्स एन एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्रूनर और जीन पियाजे ये बिलीव करते हैं कि लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व करती है, क्या इन्वॉल्व करती है, एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम एक्टिवली प्रोसेस करें। कहाँ प्रोसेस करें, अपने दिमाग में एक्टिवली उसे प्रोसेस करें, ठीक। एंड दैट ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर इटसेल्फ। और हर एक इंडिविजुअल एक्टिवली ऑर्गेनाइज करे और कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को खुद में, ठीक है, अपने लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता रही हूँ ना, तो आप क्या कर रहे हो, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करोगे अपने दिमाग में, उस नॉलेज को आप समझोगे, फिर उस हिसाब से मैंने जो क्रक्स बताया वो आप याद रखोगे, तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। प्रैग्मेटिज्म क्या था, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या था, अपना थॉट भी तो आप डेवलप करोगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। Education philosophy believe that there are developmental stage for knowledge organization. Education philosophy believe करती है कि यहाँ पे developmental stages होती हैं knowledge organization के लिए। जीन पियाजे के अनुसार accommodation and assimilation are basic of learning। देखो, जो हमारे जीन पियाजे हैं ना, वो बोलते हैं कि accommodation and assimilation बेसिक्स हैं लर्निंग के, ठीक है। एकोमोडेशन मतलब होता है कि हम एकोमोडेट करें, है ना, किसी भी चीज़ को एकोमोडेट करें, ठीक, न्यू स्कीमा बनाएं। और एसिमिलेशन में क्या करते हैं, हम उसी में अपना जो भी नॉलेज है उसको एसिमिलेट करते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, उसी में एसिमिलेशन कर लेते हैं, और एकोमोडेशन में हमारा न्यू स्कीमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। लर्नर डेवलप्स अ न्यू स्कीमा, एक न्यू स्कीमा डेवलप हो जाएगा तो वो हमारा एकोमोडेशन हो जाएगा। न्यू एक्सपीरियंस आर एसिमिलेटेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा और दे में बी एकोमोडेटेड बाय क्रिएटिंग न्यू स्कीमा, है ना। ये हमारे जीन पियाजे ने बोला था कंस्ट्रक्टिविज्म में। इसके लिए मैं, अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एकोमोडेशन एसिमिलेशन को मैं अच्छे से समझा दूंगी, ओके। यहाँ पे ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ह्यूमनिज्म क्या होता है, रीजनेबल बैलेंस इन लाइफ एंड रिगार्ड ह्यूमंस आर एज द सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटी। एक रीजनेबल बैलेंस ऑफ लाइफ है, ठीक है, एंड रिगार्ड ह्यूमन बीइंग उसके केंद्र बिंदु है, सेंटर है, ठीक, एंड मेजर ऑफ सारी एक्टिविटीज़ के मेजर हैं। ह्यूमनिज्म बिलीव करता है इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमनिज्म बिलीव करता है कि मानव का क्या हो, इंटरेस्ट हो इसमें और वेलफेयर हो, ठीक है। दस द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रांसफॉर्म सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल बिकम्स द गोल। मतलब ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया जाए कि वेलफेयर ऑफ ऑल बिकम्स द गोल, है ना, सबका वेलफेयर जो है वो गोल बन जाए। दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये किस पे डिपेंडेंट होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। एडवोकेट्स कॉपरेशन एंड म्यूचुअल टॉलरेंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। भाई अब ह्यूमनिज्म है, ये सबका गोल बन जाए, सबके लिए वेलफेयर हो, तो इसमें कॉपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, म्यूचुअल टॉलरेंस भी होना चाहिए, हम म्यूचुअली टॉलरेट भी कर पाएँ चीज़ों को, सोशल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने बताया है ह्यूमनिज्म के बारे में। अब अगर रैशनलिज्म की बात करें तो रैशनलिस्टिक क्लेम दैट देयर आर सिग्निफिकेंट वे in which our concept and knowledge are gained independently of sense experience। रैशनलिज्म बोलते हैं कि हमारी जो नॉलेज है और कंसेप्ट है उसे हम इंडिपेंडेंटली गेन करते हैं अपने सेंस एक्सपीरियंस से। किससे, सेंस एक्सपीरियंस से। रैशनलिस्ट बिलीव करते हैं कि नॉलेज कहाँ से गेन करते हैं, सेंसेस से, ज्ञानेंद्रियों से, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी, इट इज़ अ फिलोसफी दैट एम्फेसिस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, जो एम्फेसिस करती है इंडिविजुअल की एक्सिस्टेंस पे, फ्रीडम पे और चॉइस पे, और एम्फेसिस करती है यूनिकनेस एंड आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन अ हॉस्टाइल और
in a different universe regard human existence or unexplainable stress freedom of choice and responsibility for the consequence of one's act. एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव करती है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे, इंडिविजुअल की चॉइस पे और फ्रीडम पे। ये बिलीव करती है यूनिकनेस और आइसोलेशन इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस कि डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट यूनिवर्स दे दिया जाए, डिफरेंट ऐसे हॉरेबल सिचुएशन दे दिया जाए, है ना, या फिर ऐसी सिचुएशन जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, स्ट्रेस वाली, फ्रीडम वाली, तब उसमें ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन कैसा होता है, तब उसकी चॉइस क्या होगी, है ना, उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, है ना। तो वंस एक्ट मतलब वो कैसा बिहेव करेगा, फिर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो वो कैसा बिहेव करेगा उस सिचुएशन पे, और उसकी फ्रीडम और उसकी चॉइस को भी ये इसमें हम समझते हैं, है ना, कि उसकी उस टाइम उसके स्ट्रेस क्या होंगे, लेवल क्या होंगे और वो कैसा फील कर रहा होगा। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उसकी फ्रीडम और चॉइस क्या होंगी उस सिचुएशन में। बिहेवियरिज्म क्या बिलीव करता है, लर्नर एक पैसिव ऑर्गेनिज्म, लर्नर क्या है, पैसिव है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या बोलता था, लर्नर एक्टिव है। हु मे बी कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर। ओके, बिहेवियरिज्म देखो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था, इन्होंने दो चीज़ें बताई थी, एक लॉ ऑफ इफेक्ट बताया था, एक लॉ ऑफ एक्सरसाइज बताया था। मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट बताया था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब इन्होंने प्रभाव का नियम बताया था। अभ्यास का नियम फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई क्वेश्चन एज के या किसी के बताए हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, वैसे मैं बताऊंगी एज सून एज पॉसिबल, तो आपने उसे अभ्यास किया, बार बार एज के क्वेश्चन लगाए, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, जब आप रिपीटिशन नंबर ऑफ टाइम इसको करोगे तो आपको धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो चीज़ें कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। अब प्रभाव का नियम क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, कोई बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है तो मैं उसे रीइंफोर्स करूँगी, जो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है और जो नहीं कर रहा है बिल्कुल उसे कुछ पनिशमेंट थोड़ा सा दूंगी। तो वो हुआ इफेक्ट। और जो मैंने बताया कि क्वेश्चन आप करोगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हुआ। देखो गेस्टार्ड फिलॉसफी क्या थी, बिलीव करती है होल इज ग्रेटर देन द सम और इट्स पार्ट। इन्होंने बोला था पूरा जो है, होल जो है वो बड़ा है, किससे, सम या फिर छोटे छोटे पार्ट्स से, ठीक। तो इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि इन ह्यूमन बॉडी देयर आर सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ये सारे होते हैं ना, तो सम ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट, ह्यूमन बॉडी जो है वो ग्रेटर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। पार्ट्स रिलेटेड है ईच अदर से। गेस्टार्ड फिलॉसफी आपकी यही बताती। इलेक्ट्रिक फिलॉसफी क्या है, इलेक्ट्रिज्म इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्स। कुछ भी नहीं है, ये एक फ्यूजन ऑफ नॉलेज है सारे सोर्सेज से। पिक्यूलर टाइप ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी दैट कंबाइन ऑल गुड आइडियाज एंड प्रिंसिपल फ्रॉम वेरियस फिलॉसफी। इसमें सारे गुड आइडियाज और प्रिंसिपल सिद्धांत आएंगे जो हमने डिफरेंट फिलॉसफी से लिए हैं। मैनी मोर फिलोसफर ऑफ एजुकेशन एंड ईच ऑफ द फिलॉसफी हैव इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लिमिटेशन। नॉट अ सिंगल फिलॉसफी कंप्लीट नहीं है, एक फिलॉसफी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं और सिंगल फिलॉसफी अप्लाई नहीं होती है सारी सिचुएशन में, बिकॉज द वर्ड एंड इट्स वैल्यू कंटिन्यूसली चेंजिंग। द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। आई गेस आपको ये सारे जो टॉपिक थे वो क्लियर हो गए होंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आपने प्रीवियस ईयर के भी देखे होंगे क्वेश्चन, तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, इसके बाद हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग की वीडियो आएगी, वो भी रिक्वेस्टेड पड़ी है मेरे पास एक, ठीक है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।